हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम हिंदी पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 4 फरवरी का क्वेश्चन पेपर है, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट आपके जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपके पैराग्राफ से आते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आपके 5 to 10 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, वो आपके किसके होते हैं, गद्यांश के होते हैं। उसके बाद जो आपके रेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके पद्यांश से होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या करते हैं इनमें, देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर मिलता है। आप पैराग्राफ पढ़ने नहीं बैठ जाना, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप पहले पैराग्राफ पढ़ें फिर क्वेश्चंस देखें। फर्स्टली आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर आना है, डायरेक्ट देखना है क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिया गया है, फिर उसको पैराग्राफ में देखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। तो भारतवर्ष के प्रख्यात विश्वविद्यालय कौन से थे, तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ देखते हैं। प्रगति और प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। भारतवर्ष वही देश है जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे और अनेक छात्र यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो देखिए कौन से 3 विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपको सही मिल गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण है। तो देखिए जो शिक्षित युवक हैं उनके विदेश गमन का कारण क्या है। तो देखिए विदेश गमन का कारण यहाँ पर क्या है देखते हैं। देखिए अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इन विश्वविद्यालयों में साधारण छात्रों का प्रवेश पाना असंभव था। आज उसी भारत के छात्र विदेशी की ओर पलायन कर रहे हैं। उच्च स्तरीय और प्रतिष्ठित संसाधनों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका यही प्रयास होता है। तो देखिए यदि कि वे किसी तरह विदेश चले जाएं और अधिकाधिक धनार्जन करें। तो देखिए क्यों विदेश गमन कर रहे हैं बच्चे सबसे ज़्यादा, जिससे क्या कर सके वो अधिकाधिक धनार्जन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1, उनको क्या है, अधिकाधिक धनार्जन की लालसा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, विदेश की ओर गमन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे। तो देखिए अंग्रेज जो हैं वो भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे, क्यों। तो देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। यह अत्यंत दुख की बात है कि जिन विद्यार्थियों पर देश की जनता का इतना खर्च होता है उसे देश को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के लिए काम करने वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं। याद आता है वह समय जब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया था। भारत के प्रतिष्ठित व संपन्न राज्यों में रेजिडेंसी बनाई गई। जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी और मौका पाते ही राजा को राज्य से शासन से बेदखल करके राज्य हड़प लिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे, क्यों। भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती होकर अनेक राजाओं में सभाएं आयोजित करके राज्य की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, जानबूझकर राज्य में अव्यवस्था फैलाई जाती थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश में प्रमुख समस्या है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है, विद्यार्थियों की अशिक्षा पर, युवकों की मानसिक स्थिति पर, विश्वविद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर, या फिर शिक्षित युवकों का विदेश पलायन। तो देखिए किस चीज़ के ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो वो है शिक्षित युवकों का विदेश में पलायन। ठीक है, विदेश में पलायन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, भारत के प्रतिभा संपन्न युवा किस ओर भाग रहे हैं। तो देखिए जो प्रतिभा संपन्न युवा है वो कहाँ पर, तो वो किधर भाग रहे हैं, विकसित देशों के लिए काम करने, औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के काम करने वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारत के खर्चे पर भारत में प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। कहाँ, किस और, देखिए विदेश चले जाएं अधिकाधिक धनार्जन करने के लिए। तो देखिए कहाँ पर जा रहे हैं वो, किस और भाग रहे हैं, तो विदेश की ओर भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, चुग्गा डालना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए चुग्गा डालना मुहावरे का, भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, भोजन देना, लगान देना, लालच देकर फंसाना, या फिर चुंगी देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, जब हम कहते हैं ना कि चुग्गा डालना, इसका मतलब क्या है, लालच देकर फंसाना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए शब्द का, तो यहाँ पर देखिए औद्योगिक आपको देखना है, औद्योगिक यहाँ पर दिया हुआ था, देखिए कहाँ पर है,
आपको पैराग्राफ में दिया हुआ है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र, अब आपको क्या करना है, इसमें से जो आपको दिए गए हैं इनमें सबसे विशेष रूप इसका कौन सा है, तो देखिए कौन सा वाला आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पैराग्राफ से तो आपके कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर औद्योगिक क्या है आपका ये है, लेकिन यहाँ पर शब्द का शुद्ध रूप क्या है तो वो आपको बताना है। औद्योगिक है, औद्योगिक है, तो देखिए यहाँ पर औद्योगिक है या फिर औद्योगिक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो है आपका औद्योगिक, ठीक है। शब्द का शुद्ध रूप होता है आपका औद्योगिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अधिकाधिक में संधि है, तो देखिए जो अधिकाधिक है, तो देखिए अधिकाधिक में कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या आ रही है, अधिक, और फिर आपका क्या आ जाएगा, अधिक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अधिक अधिक अधिकाधिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो गई है, तो यहाँ पर है आपके देखिए आ का डंडा आपका आ रहा है, जब आप इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर हो गया आपकी दीर्घ संधि। क्या हो गया आपकी दीर्घ संधि। तो जहाँ पर भी आपका संधि विच्छेद जो होता है, संधि विच्छेद में आपका आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ आता है, तो वहाँ पर क्या होती है आपकी, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होती है, ठीक है। संधि विच्छेद के समय जहाँ पर आपका क्या मिलता है, आपको आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलता है, वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है आपकी दीर्घ संधि। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है प्रगति में उपसर्ग और मूल शब्द होगा। तो देखिए जो प्रगति है, प्रगति में मूल शब्द और आपका उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो है आपका प्रगति। क्या होता है आपका प्र और आपका क्या हो जाएगा गति, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो उपसर्ग है वो आपका प्रय हो गया और जो मूल शब्द है वो है आपका गति, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट आपका क्या आ गया, पद्यांश आपका शुरू हो गया है। तो देखिए पद्यांश है आपका, जिंदगी जिसके लिए आनंद है, जो हवाओं की तरह स्वच्छंद है, आत्मा की राह पर जो चल पड़ा, समझ लेना वो विवेकानंद है। बंध सका न वो नगर या गाँव से, वो रुका न धूप और छाँव से, दिग्भ्रमण का व्रत लिए जो चल पड़ा, मापता था दूरियां खुद पाँव से, मस्त रहता था मतंगों की तरह, रूप उसका था अनंगों की तरह। तो देखिए यहाँ पर पैसेज देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हवा और विवेकानंद के स्वभाव में कौन सी समानता थी। तो देखिए इन दोनों के जो हवा और विवेकानंद है, इनके स्वभाव में कौन सी समानता थी, तो वो थी आपकी मुक्त विचरण की। किस चीज़ की, मुक्त विचरण की। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जिंदगी के लिए, जिंदगी जिसके लिए आनंद है, जो हवाओं की तरह स्वच्छंद है, आत्मा की राह पर जो चल पड़ा, समझ लेना वो विवेकानंद है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो हवाओं की तरह स्वच्छंद है, इसका मतलब क्या है, जो मुक्त रूप से विचरण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर शीतलता का कोई मतलब नहीं है, सुगंध का नहीं है, गर्मी का नहीं है, तो वो क्या है, जो मुक्त विचरण कर रहा है। तो यहाँ पर हवा और विवेक के स्वभाव में कौन सी समानता थी, तो वो थी आपकी मुक्त विचरण की। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विवेकानंद स्वभाव से कैसे थे। तो देखिए विवेकानंद स्वभाव से कैसे थे, तो देखिए जो यहाँ पर दिखाया बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिंदगी जिसके लिए आनंद है, जो हवाओं की तरह स्वच्छंद है, आत्मा की राह पर जो चल पड़ा, समझ लो वो विवेकानंद है। तो देखिए यहाँ पर जो विवेकानंद है, उनके स्वभाव को कैसे बोला गया है, तो वो है स्वच्छंद, डरे हुए नहीं है, असहनशील नहीं, उद्दंड नहीं है, क्या है, स्वच्छंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अनंग की तरह से विवेकानंद की किस विशेषता का पता चलता है। तो देखिए अनंग की तरह, यहाँ पर क्या इसका आंसर है, क्या इसका मीनिंग है अनंग की तरह का। तो देखिए यहाँ पर तेजस्विता है, सुंदरता है, सज्जनता है या फिर वीरता है। तो देखिए अनंग की तरह कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए मस्त रहता था मतंगों की तरह, रूप उसका था अनंगों की तरह। तो देखिए रूप की बात हो रही है, तो जो उसका रूप था अनंग की तरह मतलब सुंदरता। क्या है यहाँ पर, किस चीज़ की विशेषता का, तो वो है इनकी सुंदरता का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है विष का इस कविता अनुसार क्या अर्थ है। तो देखिए विष कहाँ पर आया है, वन गिरी पर्वत कहाँ भटका नहीं, कौन सा विष था जिसे गटका नहीं। तो देखिए यहाँ पर विष जो है, तो विष का यहाँ पर किस तरह से यूज़ हो रहा है, कष्ट की तरह, अपमान की तरह, जहर की तरह, फिर प्रदूषण की तरह। तो देखिए वन गिरी पर्वत कहाँ भटका नहीं, कौन सा था विष जिसको गटका नहीं, मतलब कौन सा ऐसा कष्ट था जिसको उन्होंने गटका नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विष जो है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, तो वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है कष्ट की तरह। किस चीज़ की तरह, तो वो है आपके कष्ट की तरह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, दीनता के पास भी फटका नहीं का क्या आशय है। देखिए दीनता के पास भी फटका नहीं का यहाँ पर क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही होगा। तो देखिए वो है आपका दोनों, वो दीनों से बात नहीं करते थे, वो दीनों को पास नहीं आने देते थे, ये देखिए बिल्कुल गलत है। वो कभी दीनहीन नहीं थे, ये भी आपका गलत है। उन्होंने कभी दीनता का व्यवहार नहीं किया, ये आपका बिल्कुल सही है। कि वो दीनता के पास भी फटका नहीं, मतलब ये कि उन्होंने कभी भी दीनता का व्यवहार नहीं किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, पर जिया जो सूर्य के आलोक सा रेखांकित वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है जो यूज़ हो रहा है। तो देखिए जब भी आपका सा सी आपका यूज़ होता है किसी भी वर्ड के बाद, टैगलाइन जो आपकी टैग जो होता है ये हमेशा क्या दर्शाता है, कौन से अलंकार को, तो वो होता है आपका उपमा अलंकार। कौन सा होता है, उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट हो गई है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, भारत अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है जो आपका ज़रूरी है। बच्चों की गलतियों में वहीं सुधार कर देना, बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करने के मौके देना, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के अवसर देना, या फिर परिवार में वयस्कों की नकल करने और उनके द्वारा बोले जा रहे शब्दों को कंठस्थ करने। देखिए कंठस्थ तो आपको नहीं कराना है, तो बिल्कुल आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है आपका सही होगा। तो देखिए वो है बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने का मौका देना। देखिए बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा भाषा अर्जन जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, तो वो है आपके अंतःक्रिया के द्वारा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उल्लेखित नहीं करता है। तो देखिए कौन सा कथन है जो 2020 को उल्लेखित नहीं करता है। यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वो दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा से होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका बिल्कुल सही है। तो वो है, यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वो दूसरी भाषाएं नहीं सीख पाएंगे। ये आपका क्या है यहाँ पर गलत है, नेगेटिव ही आपसे पूछा। तो देखिए ये पॉइंट आपका नेगेटिव है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस चीज़ का उल्लेख है, पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं से बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नोम चॉम्स्की का इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजता ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, जो कुछ भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है, कुछ भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है, सभी भाषाओं के अधिगम का आधार बनता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका सभी भाषाओं के अर्जन का आधार बनता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। सही विराम, बलाघात और स्वर शैली का विकास और संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए कौन सा विकल्प है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, बोधगम्यता, मौखिक अभिव्यक्ति, पठन या फिर लेखन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। क्या है आपकी मौखिक अभिव्यक्ति। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ रही है, पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेज़ी से पढ़ रही है। आलोचनात्मक पठन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या फिर बॉटम अप पठन। तो कि यहाँ पर कौन सा आंसर जो आपका सही है, तो वो है सरसरी तौर पर पढ़ना। क्या होता है आपका सरसरी तौर पर पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए, वह किस बात का आकलन करना चाह रही हैं। तो देखिए वो किस बात का आकलन करना चाह रही हैं, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपके ज्ञान का। किस चीज़ का, ज्ञान का। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है, यह क्या कहलाता है। तो देखिए क्या कहलाता है, अभिग्रहण कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, या फिर समीक्षा कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में बदलाव करना क्या कहलाता है आपका, तो वो क्या कहलाता है, वो होता है आपका अनुकूलन। क्या होता है आपका अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो देखिए कौन से कदम है जो आप यहाँ पर उठाएंगे।
विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगेंगे, उन्हें पाठ्य सामग्री ऊंचे स्वर में पढ़ने के लिए कहेंगे या फिर आपके द्वारा बोले गए संवाद को दोहराने के लिए कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, विद्यार्थियों से उनकी राय और सुझाव मांगेंगे। ठीक है, अंतःक्रिया को सुगम बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनसे क्या करें, आप चर्चा करें, उनकी राय और सुझाव मांगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। शिक्षार्थियों को क्रम में रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया, साथ ही अध्यापक द्वारा दिए गए रूब्रिक पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। यह गतिविधि शिक्षार्थियों में किस कौशल को समुन्नत करेगी, श्रवण, वाचन, पठन या फिर लेखन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बेस्ट है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 2, वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कौशल को समुन्नत करेगी, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण, प्रामाणिक गतिविधियां, अर्थपूर्ण कार्य और बातचीत करने के विभिन्न अवसर प्राप्त करते हैं। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रही है, तो देखिए वास्तविक जीवन से जुड़ा, तो देखिए संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक विधि या फिर विभिन्न दर्शनग्राही विधि। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, किस विधि का अनुसरण कर रही है, तो वो है आपके संप्रेषणात्मक भाषा विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को संपदा की समझ देते हुए अध्यापक अर्थों के आधार पर शब्दों में समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि। इस समूहीकरण को क्या कहेंगे, तो देखिए इस समूहीकरण को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे उसको, अर्थ विज्ञान समूहीकरण। क्या बोलेंगे, अर्थ विज्ञान समूहीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग करता है, किस रूप में जानी जाती है, तो देखिए वो किस रूप में जानी जाती है, बहुभाषिक, द्विभाषिक, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए वो कौन सी विधि आपकी होती है, तो वो होती है आपकी द्विभाषिक विधि। कौन सी होती है, द्विभाषिक विधि। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को नाटक के कथानक और महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांशीकरण करने के लिए कहा। यह कार्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या फिर मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका समझ। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद लिखते समय व्याकरण, विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रक्रिया लेखन का कौन सा चरण है, तो देखिए अनुच्छेद लिखते समय विराम चिन्ह और वर्तनी की जांच करना प्रारूपण का, संपादन का, प्रकाशन का या फिर विचार बिंदु खोजना का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 संपादन का। किस चीज़ का, संपादन का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा शास्त्रीय विधि के रूप में कथावाचन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं है। यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, यह देश की क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है, यह कहानियों को सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकत्रित करने में मदद करता है, यह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है, यह आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। उसके अलावा शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि के कथावचन के बारे में यह देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता को समझने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या में एकत्रित करने में मदद करता है, ये भी आपका सही है। कल्पनाशील और रचनात्मकता की क्षमता का संवर्धन करता है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये क्या करता है, यह कहानी से मिली सीख को याद करने में मदद करता है। रेक्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं कराना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।